गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट जो कि हमने कल छोड़ दिया था। वो कहाँ छोड़ा था हमने? टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस करने थे। उससे पहले आप लोग मुझे क्विक रिवीजन में बताओगे। हमने बात करी थी इंश्योरेंस की। अगर हम बात करते हैं किसकी? इंश्योरेंस की। कहाँ पे? इंडिया में। तो आपने मुझे बताना है इंश्योरेंस जो है इंडिया में कितनी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। 2 टाइप से। एक इंश्योरेंस कौन से होंगे आपके? लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरे कौन से हो जाएंगे आपके? जनरल इंश्योरेंस। अब आपने मुझे बताना है, नाम क्या बोला है हमने? जनरल इंश्योरेंस। अब आप मुझे डिफाइन करोगे कि जनरल इंश्योरेंस में किस टाइप के इंश्योरेंस होंगे? नॉन लाइफ, यानी कि जो लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है वो कैसे होंगे? आपके जनरल इंश्योरेंस होंगे। अब पहली बात आप मुझे डिफाइन करोगे, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नाम क्या था उसका? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस्टेब्लिश किस ईयर में की? 1818 में। दूसरी कब की गई थी? 1829। मैंने कहा 1 के बाद 2, 8 के बाद 9, 1829। नाम क्या था? मद्रास इक्विटेबल। और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई? आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी। पहले किसने इस्टेब्लिश की थी? कहाँ पे की थी? अच्छा ठीक है, इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। बातें क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको कहा था एक जो है पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ था। नाम क्या था उसका? कौन सा एक्ट था आपका? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। किस ईयर का था? 1912 का। उस एक्ट में 2 इंपॉर्टेंट बातें कही थी। पहली बात क्या कही थी? प्रीमियम रेट आपका टेबल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने कि क्या है? वैल्यूएशन होनी चाहिए कंपनी की पीरियोडिकली। बातें क्लियर हो गई। अब इनको सर्टिफाई कौन करेंगे? एक्चुअली एक पोस्ट होती है जो कैलकुलेट करते हैं किसको? आपकी प्रीमियम को। अब प्रीमियम क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि पे करता है इंश्योर्ड किसको? आपकी इंश्योरर को। कितनी बातें क्लियर है? इंश्योर्ड कौन होते हैं? जो पॉलिसी को बाय करते हैं, और जो पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो अमाउंट हम उन्हें पे करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद आपने मुझे बताना है, जब भी हम कहते हैं बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 की बात करते हैं। सेम तरीके से आपने मुझे बताना है इंश्योरेंस के फील्ड में किस एक्ट की बात करते हैं? 1938 की। इसमें जो है एक लेजिस्लेशन जो है पास किया गया जिसमें बोला लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों जो है गवर्न करेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेशनलाइजेशन की बात होती। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारी जो है आपकी फर्म्स प्रेजेंट है कहाँ पे? आपकी मार्केट में, और फ्रॉडुलेंट को रोकना है तो इसका मतलब मर्ज कर दो और उनका किसी को हेड बना दो जो उन पे इंस्पेक्शन करे। तो आपने मुझे बताना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की नेशनलाइजेशन की बात कब उठी? 1956 में। और नेशनलाइज कब किया गया? 1956 इज ओके, पर डेट क्या थी आपकी? 19 और फर्स्ट मंथ यानी कि 19 जनवरी 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया गया? नेशनलाइज। जिसमें मैंने कहा था 245 जो आपकी क्या है? आपकी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके अलावा फॉरेन इंश्योरेंस, उसके अलावा प्रोविडेंट सिक्योरिटीज़ जो है मर्ज हो गए और इनका कंट्रोल किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने जो है एक क्या पास किया? आपका एक्ट पास किया। किस डेट को पास किया? किस डेट को पास किया? 1956 ओके। डेट क्या थी आपकी? 19 जून। एक्ट का नाम क्या था? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट। इसके बेसिस पे जो है आपका क्या बना? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। किस डेट को फॉर्मेशन हुई? 1 सितंबर 1956 को फॉर्मेशन हुई। इतनी बातें क्लियर है? मैंने आपको एक बात कही थी, जब पार्लियामेंट ने इसकी आपका एक एक्ट पास किया था तो मैंने कहा था इन्होंने पर्टिकुलर इनको कैपिटल भी प्रोवाइड किया था। कितना? 5 करोड़ रुपीस। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये सारा आपका बेस बनाता है। उसके बाद आपने मुझे बताना है, मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगी आपसे जनरल इंश्योरेंस के बारे में, बस आपने मुझे बताना है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल किस ईयर में फॉर्म की गई? 19 कितना? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल 1957 में बनी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 1850 में पहली ट्रिटॉन बनी थी। सेकंड जो बनी थी आपकी कब बनी थी? 1907 में बनी थी। उसके बाद 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाएगी। इसको बनाने के बाद कहीं ना कहीं बात उठी कि नेशनलाइजेशन होनी चाहिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की।
और नेशनलाइजेशन की बात भी कब आई? 1972 में। तो एक एक्ट लेके आई, जीआईसी एक्ट 1972 में, जिसके बाद मैंने कहा 1973 से पूरी तरह से फंक्शनल हो गई। पर फाउंड किस ईयर में कर लिया था? 1972 में कर लिया था। कितनी बातें सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक डाउट था? फिर मैंने कहा था जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, कहीं ना कहीं बातें उठी कि रिफॉर्म होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में। तो एक रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई थी, नाम क्या है उसका? मल्होत्रा कमेटी। किसकी चेयरमैनशिप में? आर.एन. मल्होत्रा की। उन्होंने, मैंने कहा था पर्टिकुलर, कहा था इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए किसकी? IRDA की। पर उन्होंने कहा था कैसी बॉडी होनी चाहिए? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है स्पेशल पर्पस के लिए। कंट्रोल समहाउ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, बट वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजन को लेके। इसके बेसिस पे क्या आपका 1993 में ही फॉर्म हो गया था आपका IRDA? फिर कब हुआ? एक एक्ट लेके आए, IRDA एक्ट 1999 में। बातें क्लियर होगी। और उसके बाद IRDA की फॉर्मेशन होगी। पर IRDA की फॉर्मेशन कैसी बॉडी के फॉर्म में हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि बाय मीन्स ऑफ लॉ, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ में डिसीजन लोगे और गवर्नमेंट उसमें इंक्लूडेड होगी। क्या बातें सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं था? अब उसके बाद मैंने कहा 2000 से फंक्शनल होगी। उसके बेसिस पे मैंने आपको पर्टिकुलर कहा था कि IRDA को अथॉरिटी मिल गई थी किस सेक्शन के अंदर? 114A। 114A सेक्शन किसका है? किस एक्ट का है? इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 का सेक्शन कौन सा आपका? 114A के अंदर कहा कि IRDA जो है आपके रेगुलेशन बना सकता है रिफॉर्म के लिए, किसमें? आपके इंश्योरेंस सेक्टर में। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है इतनी बातें? चलो ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि 4 अलग अलग सब्सिडरी बनाई थी, जिसके किसके अंडर थी? वो GIC के अंडर। हमने कहा 2002 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें इन्होंने कहा इनको डीलिंग करो, पहली काम इनको इंडिपेंडेंट कर दो और आप GIC को री इंश्योरर बना दो। कितनी बातें सबको क्लियर है? री इंश्योरर आज भी अच्छे से समझाऊंगी, कल भी समझाया था। जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक ये चीज़ों का हम रेपिटेशन करते रहेंगे। कितनी बातें सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद हमने बात करी, ये तो होगी 4 इंडिपेंडेंट, GIC अलग हो गए, ये 4 अलग हो गए। उसके बाद 2006 में एक्चुअरी को अलग से पोस्ट बना दिया। फिर हमने बात की 16 सितंबर 2000 कब 13 की हमने बात की इंश्योरेंस रिपोजिटरी लेकर आए सर्विसेज। कौन? IRDA। आपने मुझे बताना इंश्योरेंस रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, सॉफ्ट कॉपी की तरफ स्विच कर गए। अब देखो EIA की फुल फॉर्म आनी चाहिए। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। देखो पेपर में कई बार ना फुल फॉर्म पूछते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है? इसके थ्रू आपको क्या मिलेगी? सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? आज हम जो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले जो टाइप की लाइफ इंश्योरेंस थी वो थी आपकी टर्म इंश्योरेंस। कौन सी थी? टर्म इंश्योरेंस। अगर हम डिफाइन करें कि टर्म इंश्योरेंस क्या होती है, एक एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक पर्सन है जिसका नाम क्या है आपका? रवि। मान लो इसने जो है एक कंपनी से कंसल्ट किया जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसने क्या किया? इसकी एज कितनी है आपकी? 30 ईयर है। कितनी एज है? 30 ईयर। इन्होंने क्या किया? एक पॉलिसी परचेज किया जिसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। क्या नाम है? टर्म इंश्योरेंस। अब इन्होंने जो है टाइम पीरियड भी जो है इसका फिक्स कर लिया। कितना है? 80 ईयर्स। कितना ईयर? 80 ईयर। इन्होंने कहा मैं 30 ईयर का हूँ और टर्म इंश्योरेंस कितने साल की? 80 साल तक की मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या? इनको इस 80 ईयर्स तक एक रेट ऑफ अमाउंट पे करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो ये क्या करेंगे? 80 साल के होने तक क्या पे करेंगे? प्रीमियम पे करेंगे। मान लो इन केस इनकी 60 ईयर में ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अगर 60 ईयर में इनकी डेथ हो जाती है तभी इनको मिलेगा क्या? आपका इंश्योरेंस के पैसे। यानी कि ये इंश्योरेंस इनकी फैमिली और नॉमिनी इंश्योरेंस क्लेम कब कर सकते हैं? अगर इनकी इस 80 साल से पहले डेथ हो जाती है। क्या बातें क्लियर होगी? अगर मान लो 80 के आगे इनकी एज जो है 81 भी हो जाती है तो इनको इंश्योरेंस का एक पैसा नहीं मिलेगा। क्या बातें क्लियर होगी? टर्म इंश्योरेंस का मतलब है जब तक पॉलिसी का टर्म है तब तक आपकी जो है डेथ हो जानी चाहिए, तब तक जो है आपको, तभी आप क्या है क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब समहाउ पर्सन को पता थोड़ी हम 80 साल तक मरी जाएंगे।
पर कई बार क्या होता है, ये इंश्योरेंस कौन लेते हैं? जिनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब है, उन्हें ये पता होता है कि समहाउ हमारा जो है लाइफ लॉन्ग नहीं होने वाला, यानी कि जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, अब उन्हें समहाउ पता होता है कि आप 4th स्टेज पे हो और आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, तो वो इस टाइप की पॉलिसी को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टर्म इंश्योरेंस सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइप की जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है उसे कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। क्या कहते हैं? होल लाइफ पॉलिसी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो आपने पूरी जिंदगी के लिए ले ली। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, आपका रवि है। एज कितना कहा मैंने? 30 ईयर। इन्होंने क्या है, LIC से जो है एक पॉलिसी खरीदी है जिसका नाम है होल लाइफ पॉलिसी। अब ये 30 ईयर्स तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये पे करेंगे क्या, आपका प्रीमियम। क्या बातें क्लियर है? जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक क्या पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। जैसे इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होगा, इनको जो है, इनके जो फैमिली वाले हैं वो इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि ये चीज़ क्या है, होल लाइफ के लिए है। वैसे तो देखो पेपर में पूछा जाएगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, बट फिर भी अगर पेपर में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका जो टर्म पीरियड है वो डिफाइन किया गया है 100 ईयर। कितना डिफाइन किया गया है? 100 ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर होगी? पहली टर्म इंश्योरेंस में एक टाइम पीरियड डिफाइन था, और पर्सन के बीच में डेथ होगी तो ही इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया, कहा जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपको क्या है, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी डेथ हो जाएगी वैसे ही आपकी जो है नॉमिनी और आपकी फैमिली को पैसा दे दिया जाएगा, किसका? आपके इंश्योरेंस का। क्या यहाँ तक कितनी बातें सबको क्लियर है? इसके जो नेक्स्ट प्लान है उसे कहेंगे एंडोमेंट प्लान। कौन सा प्लान? एंडोमेंट प्लान। अगर हम बात कर रहे हैं एंडोमेंट प्लान की, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल से समझो, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, रवि है। एज कितनी है? 30 ईयर है। इन्होंने LIC से एक पॉलिसी ली है जिसका नाम है एंडोमेंट प्लान। और इन्होंने जो इसका टाइम पीरियड फिक्स कर लिया है कितना? 80 ईयर्स। कितना फिक्स कर लिया? 80 ईयर। अब होगा क्या, 80 ईयर्स तक ये पे करेंगे क्या, आपका प्रीमियम। 80 ईयर्स तक ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। यहाँ पे 2 केस राइज हो सकते हैं। मान लो 60 ईयर के हो गए, तब होगी इनकी क्या, डेथ। अगर 60 ईयर के होने पे अगर इनकी डेथ हो जाती है तो भी इनको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? अगर मान लो 80 की एज को जो है ये एक्सीड भी कर जाते हैं, यानी कि 81 के भी हो जाते, तो भी इनको इंश्योरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये डेथ और सर्वाइवल दोनों को कवर करते हैं। इससे पहले दोनों चीज़ें अलग अलग थी और यहाँ पे एक ही में कवरेज मिल गई। क्या बातें क्लियर होगी? टर्म पीरियड से पहले चाहे डेथ हो जाए, चाहे टर्म पीरियड को आप एक्सीड कर जाओ, तो भी आपको मिलेगी क्या, आपकी इंश्योरेंस। तो वैसी पॉलिसी को हम कहते हैं एंडोमेंट प्लान। कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, होल लाइफ पॉलिसी पढ़ी, उसका टाइम पीरियड कितना डिफाइन किया गया? 100 ईयर्स। यानी कि अंटिल डेथ वैसे भी पे करोगे, बट फिर भी कितना रहेगा, मिनिमम 100 ईयर्स रहेगा। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉलिसी मैं आपको करवा रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और पॉलिसी का नाम क्या है? यूलिप। यूलिप होगा आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को डेफिनेशन से नहीं, एग्जाम्पल से समझा रही ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए। अब देखो एग्जाम्पल केस करते हैं, कंसिडर करते हैं। पर्सन का नाम क्या है? रवि। एज कितनी है? 30 ईयर। इन्होंने क्या किया, LIC के पास गए, कहा कि मुझे जो है पॉलिसी चाहिए, कौन सी? आपकी यूलिप। क्या बातें क्लियर है? पर इन्होंने क्या कहा, टाइम पीरियड 60 साल के लिए चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए? 60 ईयर्स। यानी कि जब तक ये 30 से लेके 60 ईयर के नहीं हो जाते तब तक ये पे करेंगे क्या, आपके प्रीमियम। अब मान लो इन्होंने एक केस कंसिडर करो कि जो इनका प्रीमियम था वो था आपका 600 रुपीज़। कितना था? 600 रुपीज़। अब होता क्या है, जब अगर इन्होंने यूलिप की पॉलिसी ली है ना, तो इस 600 रुपीज़ को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। एक कर लेते हैं, एक पैसा लगा देते हैं इनका इंश्योरेंस पे, कुछ पैसा लगा देते हैं इन्वेस्टमेंट पे। किस पे?
इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि मान लो इन्होंने 300 रुपये इनका इंश्योरेंस पे लगा दिया और 300 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट पे लगा देंगे। शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे तो बॉन्ड में लगा देंगे। एक बात समझना, इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा या तो इक्विटी के फॉर्म में होगी या फिर डेब्ट के इंस्ट्रूमेंट की तरह होगी। क्या कह रही हूँ मैं? या तो इक्विटी की तरह या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह। अब देखो दोनों बातें समझना है। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। अब शेयर लगाते, शेयर में क्या हिस्सेदारी होती है आपकी, यानी कि देखो शेयर और बॉन्ड में फ़र्क क्या होता है वो बात समझना आपने। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये है और समहाउ मैं चाहती हूँ उस पैसे को लगाना, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो अच्छा था, तो मैं क्या करूँगी, एक केस होगा मैं शेयर मार्केट में लगा दूँ। शेयर अगर राइज करेंगे तो दिखती बात है पैसा बढ़ जाएगा, पर ज़रूरी थोड़ी है, समहाउ शेयर डिक्लाइन भी तो कर सकते हैं, तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा। तो इसका मतलब जो शेयर होते हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। बातें समझ आ गई? वहीं अगर मैं मान लो मेरे पास 100 रुपये थे, उसको मैं एज अ बॉन्ड प्रोवाइड करती हूँ, तो होगा क्या, अगर मैंने बॉन्ड की तरह किया है तो इसका मतलब जो मेरे पास 100 रुपये थे वो मैं लोन के फॉर्म में दूंगी। मैं ये कहूँगी कि मैंने 100 रुपये दिया है पर लोन की फॉर्म में, इसका मतलब आप मुझे पैसे भी दोगे, उस पर इंटरेस्ट भी तो दोगे। तो बॉन्ड कभी भी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता है। बातें समझ आ गई? तो यहाँ पे देखो डेब्ट की बात है तो समहाउ बॉन्ड होगा, और अगर इक्विटी की बात है तो वो हमेशा शेयर की बात हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होगी, इक्विटी और डेब्ट की फॉर्म में। इक्विटी हमेशा शेयर के फॉर्मेट में और डेब्ट हमेशा बॉन्ड की फॉर्मेट में। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब देखो इन्होंने किया क्या, कुछ एक पैसा इंश्योरेंस पे लगा दिया, कुछ एक इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे केस कैसे कंसिडर करना है। मान लो आपका टर्म लाइफ जो है ख़त्म होगी। अगर आपकी टर्म लाइफ जो है ख़त्म हो गई तो इसका मतलब आपको पैसा मिलेगा। मान लो आपने प्रीमियम जो है 30 साल से लेके 60 साल तक पे कर लिया और आपका ये पॉलिसी का टर्म लाइफ ही ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब जो बेनिफिट आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। क्या कहते हैं? मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं। क्या बातें सबको समझ आ गई? यानी कि अब देखो पैसा, अगर आप लोगों ने क्या है आपने पॉलिसी ली 1 करोड़ की तो आपको 1 करोड़ ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट कभी ऊपर भी तो गए होंगे, राइज भी किए होंगे। इसका मतलब जो भी पैसा आपने लगाया है उस पर आपको एडिशनल पैसा ही मिलेगा उस पर। बातें समझ आ गई? तो देखो गवर्नमेंट क्या है, जो आप पैसा दे रहे हो ना उसे बॉन्ड और शेयर की फॉर्म में देते हैं। अगर बॉन्ड की फॉर्मेट में दिया तब तो आपको इंटरेस्ट भी तो बना होगा, तो उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट का, कुछ परसेंट आपका होता है। बातें समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए उसे क्या कहते हैं? मैच्योरिटी बेनिफिट कहते हैं। पर मान लो 30 ईयर से लेके 60 ईयर का जो है टाइम पीरियड मेंशन था और पर्सन की 50 ईयर में ही हो जाए क्या आपकी डेथ, क्या हो जाए 50 ईयर में डेथ हो जाए, फिर भी इनको पैसा मिलेगा। क्या हो जाए? इनकी डेथ हो जाए फिर भी इनको क्या है, इनकी फैमिली इंश्योरेंस को क्लेम कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक लॉक इन पीरियड डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है, देखो कई बार लोग पॉलिसी करवा देते हैं, पॉलिसी तोड़वा भी देते हैं। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है अगर लॉक इन पीरियड 5 साल का है तो 5 साल तक आप पॉलिसी को तोड़वा नहीं सकते, उसके बाद तोड़वा भी दोगे तो भी आपको बेनिफिट देने पड़ेंगे। क्या बातें समझ आ गई? तो यहाँ लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल का। अब ये पर्सन देखो 30 से 60 के बीच में 5 साल तो कंप्लीट कर चुका कब की, तो इसका मतलब इसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, पर इसको जो है पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो इसने इंश्योरेंस ली थी 1 करोड़ की, पर जो इसने प्रीमियम पे किया है और जो इसका इन्वेस्टमेंट जो आपके पास आया है उसके आसपास इसको मिलेगा 70 लाख, यानी कि उससे कम मिलेगा क्योंकि इसने टर्म पीरियड कंप्लीट नहीं किया है। तो इसको एक्चुअल मनी से क्या मिला? कम मिला। और इसका मतलब जब भी डेथ का केस होगा और टाइम पीरियड कम होगा तो याद रखना है उसे हम कहते हैं सम एश्योर्ड, ना कि मैच्योरिटी कहते हैं। क्या बातें क्लियर होगी? तो जो पैसा इनको मिला आफ्टर डेथ उसे क्या कहते हैं? सम अश्योर्ड। और वो कब मिलेगा? जब टर्म पीरियड ख़त्म होने से पहले ही पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्या इतनी बातें सबको समझ है आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है, देखो अगर किसी ने ली है यूलिप की पॉलिसी, देखो आप लोगों ने भी कल दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बननी है तो यूलिप पॉलिसी ज़रूर लेनी है। पूछो क्यों? अब देखो क्या है, यूलिप में जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। अगर आप पूछो टैक्स बेनिफिट कैसे, तो अप
टू मैक्सिमम अगर आप बात करो तो मैक्सिमम जो है आपको 1.5 लाख तक जो है टैक्स फ्री हो जाता है। कितने तक? 1.5 लाख तक जो है टैक्स कैसा हो जाता है? फ्री हो जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या है ये समझना है। आप लोगों ने सुना होगा जिनकी सैलरी जो है एनुअली 5 लाख रुपीज़ है उन्हें कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता, यानी कि ये ऑलरेडी क्या है आपके टैक्स फ्री है। अब देखो ये चीज़ मैं क्या कह रही हूँ, टैक्स बेनिफिट तो किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 80C। किसका? आपका सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 80C के अंदर जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये डिफाइन किया गया है कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या बातें सबको समझ आ गई? अब देखो 5 लाख तक तो मैंने कहा गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री करा है। तो अब देखो किसी की सैलरी अगर 6.5 लाख रुपीज़ है एनुअली, तो ये कितना एक्सीड कर रहा है? 1.5 लाख एक्सीड करेगा। इसका मतलब अगर इस पर्सन ने ली है यूलिप पॉलिसी तो ये भी टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी कि इसको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्या बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो यूलिप से क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोगों को एक बार क्विक रिव्यू बताती हूँ। मैंने कहा इंश्योरेंस पे भी पैसा लगेगा और इन्वेस्टमेंट में भी, तो एक कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जो पैसा आपका प्रीमियम है आधा पैसा इंश्योरेंस आधा पैसा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी हो सकता है और डेब्ट की फॉर्म में यानी कि बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब हमने कहा 2 केस हो सकते हैं। या तो एक केस ये हो सकता है कि पर्सन की जो है डेथ हो जाए टाइम पीरियड के बीच में, तो भी उसे पैसा मिलेगा, पर वो पैसा मैच्योरिटी नहीं होगा, वो पैसा सम अश्योर्ड होगा क्योंकि एक्चुअल अमाउंट से कम मिलेगा। बातें समझ आ गई? और सम अश्योर्ड तभी कहा जाएगा जब पर्सन का जो है टाइम पीरियड से पहले डेथ हो जाएगी। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? उसके अलावा मैंने केस कहा यानी कि इसने पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया तो इसे पूरा पैसा मिलेगा, उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और दूसरी बात हमने ये कही कि अगर मान लो किसी पर्सन ने यूलिप के लिए है क्या आपकी पॉलिसी, मान लो 5 लाख के स्लैब के अंदर आता है तो वो तो ऑलरेडी टैक्स फ्री है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग्स में। बट वहीं अगर हम सेम टाइम पे बात करें किसी की एक्सीड कर रही है 5 लाख से और 1.5 लाख ज़्यादा है तो इसका मतलब वो भी टैक्स फ्री हो जाएगा। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या बातें यहाँ तक समझ आ गई किसी को? हाँ जी, तो बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम कहा ना, मैक्सिमम सिर्फ 1.5 लाख तक होगा, इससे एक्सीड करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा भी सिर्फ उन्हीं को है जिनकी एनुअल सैलरी 6.5 लाख बनती है। क्या बातें क्लियर होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी होगा। आप ध्यान रखना एक बात, 5 लाख तक अगर फ्री है उसके बाद 6.5 लाख वाले आएंगे तो 6.5 लाख वाले भी कंप्लीट पे देते हैं। हाफ किसी का भी नहीं होता। इनकम टैक्स जो है हाफ नहीं होता, इनके स्लैब होते हैं, डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, डिफरेंट रेशोज़ होती है सैलरी के अकॉर्डिंग्स में। यानी कि जो भी 5 लाख से अबव जाएगा वो सब क्या है इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। क्या बातें इतनी समझ आ गई? ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम 1.5 लाख तक। हो सकता है यहाँ पे 6 की जगह 6.5 की जगह 6 लाख होता तो वो भी टैक्स फ्री हो जाते क्योंकि 1.5 लाख से कम है। मैक्सिमम लिमिट सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक हो सकती है, ये बात मैंने यहाँ कही है। बातें क्लियर हो गई? अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो है पहली बार यूलिप पॉलिसी किसने लॉन्च करी? तो करी थी 1971 में। एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है यूनिटी इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इन्होंने जो है पहली बार आपकी जो है यूलिप पॉलिसी जो है आपकी लॉन्च करी थी किस ईयर में? आपके 1971 में। क्या बातें क्लियर है? अब लास्ट जो पॉलिसी है वो है मनी बैक। मनी बैक प्लान। अब देखो ये मनी बैक प्लान है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जो मनी बैक प्लान है इसके जो मैक्सिमम वो रहता है टाइम पीरियड वो रहता है 20 ईयर्स, और इस 20 ईयर्स में आपको जो प्रीमियम होता है वो कम से कम 15 ईयर्स तक देना होता है। यानी कि प्रीमियम कितने साल तक देना पड़ेगा? 15 साल तक।
20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है, पर हमने कहा अगर 20 साल की है तो आपको प्रीमियम कितने साल तक देना पड़ेगा? 15 साल तक देना पड़ेगा। मनी बैक पॉलिसी में होता क्या है, मान लो आपने एक पॉलिसी ली है, पॉलिसी जो है आपने ली है कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, पर आपने 15 साल तक रेगुलरली जो है पेमेंट की है किसकी? आपके प्रीमियम की। कितनी बातें क्लियर है? 15 साल तक आपने रेगुलरली अगर प्रीमियम दिया है तो होगा क्या आपका, जैसे 15 ईयर हो जाएंगे आपके क्या? कंप्लीट। वैसे ही 20 साल के होने से पहले बीच में थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको लिटिल अमाउंट पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा इंश्योरेंस के फॉर्म में। फिर क्या होगा, जैसे ही आपके 20 साल हो जाएंगे एंटायरली कंप्लीट, तो मैच्योरिटी क्या हो जाएगी आपकी? मैच्योर हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस। मैच्योर हो जाएगी इंश्योरेंस तो आपको कंप्लीट पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का। इसमें क्या होता है, पहले मनी बैक में क्या है, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में कुछ ईयर्स में आना स्टार्ट हो जाता है। मान लो मैंने 2 लाख की करी थी मनी बैक पॉलिसी, ये ज़्यादातर वो करवाता है जिसके बच्चों ने जैसे फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको पैसा आना स्टार्ट होता है। समहाउ अगर आपने पैसा लगाया उसका डबल हो जाता है पैसा। क्या बातें क्लियर हो गई? अब चीज़ें क्या है, मनी बैक में होगा क्या, मेरे पेरेंट्स ने मनी बैक पॉलिसी ली, ठीक है, उन्होंने करवाई कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। एक एग्जाम्पल ले लो, हुआ क्या, जैसे ही 10 साल कंप्लीट, क्योंकि 5 साल पहले जो है आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 10 साल कंप्लीट हो गए तो 11वें साल में मान लो 2 लाख की पॉलिसी ली थी, तो जैसे 11वां साल लगा वैसे ही मुझे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए। उसके नेक्स्ट ईयर में मेरे को फिर से 11,000 आ गए, उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से 11,000 आ गए। तो इसका मतलब 11, 12, 13 साल में लगातार 3 बार मेरे को छोटा छोटा अमाउंट आया, और जैसे ही मेरे 15 ईयर कंप्लीट हो गए तो मुझे पूरे 2 लाख रुपये आएंगे। इसका मतलब अगर 15 साल के मेरे पेरेंट्स ने मनी बैक प्लान की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उन्होंने प्रीमियम सिर्फ 10 साल तक दिया है। 10 साल के बाद छोटा छोटा अमाउंट आया, और जैसे ही उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ उसके बाद कितना पैसा आ गया? कंप्लीट अश्योर्ड अमाउंट आ गया। क्या बातें क्लियर है? इसमें भी 2 केस होते हैं। मान लो पर्सन है, पर्सन की जो है डेथ हो जाती है टर्म पीरियड से पहले। टर्म पीरियड से पहले अगर डेथ होती है तो भी फैमिली को पैसा मिलता है, ठीक है, फैमिली को पैसा मिलता है पर सम अश्योर्ड मिलता है, कंप्लीट पैसा नहीं मिलता। वही सेम केस पे दूसरा क्या हो सकता है, अगर पर्सन जो है अलाइव है यानी कि सर्वाइव कर रहा है तो उसे कंप्लीट अमाउंट मिलेगा जैसे मैच्योर हो जाएगी। क्या सारी बातें क्लियर है? कभी भी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसे क्या मिलता है? सम अश्योर्ड मिलता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारी सारी की सारी लाइफ जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जितनी भी आपकी जो है पॉलिसीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई, यानी कि टाइप्स ख़त्म हो गए। किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट टाइप जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जनरल इंश्योरेंस। अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस की तो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था ये कैसी इंश्योरेंस होती है आपकी? नॉन लाइफ। नॉन लाइफ का मतलब होता है जहाँ पे आपकी लाइफ से रिगार्डिंग कोई भी इंश्योरेंस नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है तो इसमें कवरेज कैसी हो सकती है? यानी कि हो सकता है पर्सन की हेल्थ कवर होगा। हेल्थ कवर कैसे हो सकता है? हेल्थ कवर भी डिफरेंट टाइप से होता है। एक प्राइमरी हेल्थ होती है, आप सेकेंडरी, तीसरी टर्शरी। प्राइमरी का मतलब मुझे थोड़ा सा हल्का सा फीवर हो गया, मैं डॉक्टर को दिखाने चलेगी, यानी कि वो प्राइमरी में आ जाएगा। सेकेंडरी में मान लो हल्का फुल्का मेरा दांत का जो है हल्का सा माइनर सा ऑपरेट आरसीटी करवानी पड़ेगी। टर्शरी मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो कभी भी आप प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस नो डाउट आपको ये नहीं पता होता प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। कई बार वो क्या है सेकेंडरी की करवा देते हैं और आप जो है चले जाते हैं हमारा तो इंश्योरेंस हुआ है, पर वहाँ पता चलता है टर्शरी का हुआ है। तो ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कितनी तरह की? 3 तरह की होती है। एक में फैमिली की कवरेज होती है, उसे कहते हैं फैमिली फ्लोटर कवर। उसमें जो है पूरे के पूरे फैमिली की इंश्योरेंस हुई होती है, यानी कि प्रीमियम एक पे कर रहे हो पर काम पूरी फैमिली के आएगा। इसका मतलब प्रीमियम भी तो ज़्यादा होगा उसका। एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस। उसका मतलब है एक ही पर्सन का हुआ है पर उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारा हुआ है। यानी कि मान लो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो इसका मतलब चाहे वो मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, चाहे मुझे अपनी रूट कैनलिंग करवानी है, चाहे मुझे सर्जरी करवानी है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव काम आ जाएगा। क्या सारी बातें क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब जो दूसरे तरीके का होगा वो होगा आपका मोटर इंश्योरेंस। कौन सा हो जाएगा? मोटर इंश्योरेंस। देखो मोटर इंश्योरेंस से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन सकता है,
वैसे ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये आ सकता है। एक एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट? मोटर व्हीकल एक्ट। पर ये मोटर व्हीकल एक्ट कब का है? 1988 का। तो जब मोटर व्हीकल एक्ट आया 1988 में, तो इन्होंने कहा कि सारी की सारी व्हीकल जो चल रही है कहाँ पे? आपके रोड पे, वो सारी की सारी इंश्योर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इंश्योर्ड होनी चाहिए। इंश्योरेंस से रिगार्डिंग वर्ड था, इसीलिए मैंने आपको कंक्लूड करवा दिया। बातें समझ आ गई? तो मोटर व्हीकल एक्ट कब आया? 1988 में, जहाँ पे ये बात कही गई, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो आपकी कार है, चाहे वो आपकी बाइक है, सबका क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए अगर वो रोड पे चल रही है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम हो सकता है कि पहली बार किस एक्ट में कही गई, तो आपको पता होना चाहिए MV एक्ट में। और ये किस तरह का एक्ट है? आपका जनरल इंश्योरेंस एक्ट है। बातें क्लियर होगी? ठीक है। उसके अलावा जो है कौन कौन से इंश्योरेंस आ जाएंगे आपके? ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। अब देखो, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है ये समझना आपने। मान लो मैं कहीं जो है, सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस। अब देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है ये समझना आपने। मान लो मैं क्या है, ट्रैवल कर रही थी, मेरा लगेज गुम हो गया, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरी और चीज़ों का डैमेज हो गया, मेरी और जो कमोडिटीज़ में लेके जा रही थी उनका डैमेज हो गया। उससे रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस है उसे कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। और वो भी कैसा है? आपका टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है। कितनी बातें क्लियर होगी? उसके अलावा फायर का इंश्योरेंस, यानी कि फायर की वजह से कोई डैमेज हो गया, उसे कहोगे फायर इंश्योरेंस। घर का इंश्योरेंस करवाते हो, यानी कि होम इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस कैसे होते हैं? आपके जनरल इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि डैमेज के रिगार्डिंग एक कवर ले रहे हो आप लोग। क्या बातें क्लियर है? ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स खत्म हो गए। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस में सारे आ जाएंगे, मैराइन, एयरवे, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस कहा है। क्या सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आगे प्रोसीड करूँ? देखो, यहाँ तक हमने करा है। पहले आप लोग मुझे डिफाइन करोगे। डिफाइन क्या करोगे? आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर मैं यूलिप पॉलिसी लेती हूँ, क्या इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट होता है? बट होगा कब आपका मैच्योरिटी बेनिफिट? जब टाइम पीरियड पहले होगा या बाद में कंप्लीट हो गया होगा? कंप्लीट। लॉक इन पीरियड कितना है? 5 ईयर्स, यानी कि पॉलिसी 5 साल से पहले नहीं ब्रेक कर सकते। अच्छा, पहला यूलिप पॉलिसी कब लॉन्च किया गया? किस ईयर में किया गया? 1971। अगर मैं कहती हूँ टैक्स बेनिफिट होगा, किस सेक्शन के अंदर कहा? इनकम टैक्स एक्ट। बातें क्लियर होगी? मैंने कहा IRDA जो है रेगुलेशन बना सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में आपकी किसके रिगार्डिंग, आपकी इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपकी रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, तो किस सेक्शन के अंडर कहा था? 114A। किसका? 1938 का किस एक्ट? इंश्योरेंस एक्ट। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ आ गई ये सब चीज़ें? अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज। क्या कर रहे हैं? पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। देखो, जहां भी वर्ड आ जाए पब्लिक ना, इसका मतलब है ये पब्लिक जो वर्ड है, यहाँ पे जितनी भी फर्म्स होगी उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि वो सारी फर्म जो किसके अंडर आ जाए? आपकी गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनीज, यानी कि पब्लिक फर्म्स हो जाएंगी। क्या बातें क्लियर होगी? अगर हम बात करें पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया की, इसका मतलब वो सारी फर्म्स जो कि किसके अंडर आती है? आपकी गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब देखो, एक बार मैं फिर से आपको एक बात वही रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा इंश्योरेंस, इंडिया में इंश्योरेंस कितने टाइप से डिफाइन होती है? 2 टाइप से। एक होती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी हो जाएगी आपकी जनरल इंश्योरेंस। अगर आप बात करो लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस की पब्लिक कंपनी जो कि इंडिया में डिफाइंड है वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? तो इंडिया में एक लौती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर की है, तो उसका नाम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिर्फ एक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 सितंबर 1956 को। दूसरा क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है मुंबई में। देखो याद करने का एक सीधा सा ट्रिक है, LIC है चाहे GIC है, दोनों मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। हो जाएंगे याद? चलो ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट मैंने कहा 1956, हेडक्वार्टर कहाँ कह रही हूँ मैं? मुंबई में। अब देखो LIC के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, LIC का स्ट्रक्चर। तो LIC में एक होते हैं चेयरमैन, जिन्हें हम चेयरपर्सन भी कह सकते हैं। क्या होते? एक चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा जो है एक गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। उसके अलावा 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। कितने MD होते हैं? 4 MD होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है LIC का। चेयरमैन कितने? 1, गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर 1, मैनेजिंग डायरेक्टर कितने? 4। अब देखो करंट के एस्पेक्ट से बात करूं तो चेयरपर्सन जो है अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। अब याद कैसे करोगे? देखो एक सिंपल सा ट्रिक बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। चेयरमैन, अब देखो LIC सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका मतलब ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं तो पैसा भी ज़्यादा है। तो देखो पैसे का मोह हो जाता है, लोगों को लालच हो जाता है। तो ये कहते हैं हम मोह के बिल्कुल एंटी है। हम मोह के क्या है? एंटी है। मोह के अगर हम एंटी है तो इस चीज़ को इन्होंने प्रूव भी किया होगा, यानी कि सिद्ध किया होगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा? हम मोह के क्या है? बिल्कुल एंटी है। उस बात को इन्होंने सिद्ध करा है, यानी कि प्रूव करा है। तो सिद्धार्थ मोहंती जो है आपके चेयरपर्सन जो है अपॉइंट हुए हैं किसके? आपके LIC के। अब देखो याद क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना, जो प्रीवियस फॉर्मर जो आपके चेयरमैन है ना, उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने से मना कर दिया। इसका मतलब आपको फॉर्मर का नाम भी पता होना चाहिए। तो नाम क्या था उनका? MR कुमार। तो MR कुमार के बाद जो है सिद्धार्थ मोहंती कब बने? 14 मार्च 2023 से फंक्शनल है। क्या बातें क्लियर होगी? लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने क्या कहा? इनके जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा? हम मोह के क्या है? बिल्कुल एंटी है, जिसको उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया है। तो सिद्धार्थ मोहंती। इससे पहले कौन थे? MR कुमार। और ये कब बने हैं? 14 मार्च 2023 को बने हैं। बातें क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर है सुचिंद्र मिश्रा। कौन है? सुचिंद्र मिश्रा। और ये भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। जो सारे लेटेस्ट हुए हैं वही सब मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ। नाम क्या है? सुचिंद्र मिश्रा। 4 MD डायरेक्टर में से, मैनेजिंग डायरेक्टर में से 2 अभी लेटेस्ट अपॉइंट है। 2 MD क्या है? लेटेस्ट अपॉइंटेड है। याद कैसे करना है? पहले का नाम है तबलेश पांडे। क्या नाम है? तबलेश पांडे। ये जो तबलेश पांडे हैं ये आपके अपॉइंट हुए हैं 1 अप्रैल 2023 को। कब हुए हैं? 1 अप्रैल 2023 को। और दूसरे पर्सन का नाम है M जगन्नाथ। क्या नाम है? M जगन्नाथ। और ये M जगन्नाथ जो है अपॉइंट कब हुए हैं आपके? ये आपको पता होना चाहिए 13 मार्च 2023। तो ये सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है जो कि करंट के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। क्या बातें सबको समझ आ गई? ठीक है। यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले आपने बताना है इंश्योरेंस इंडिया में 2 तरह की हमने करी। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की एक लौती वन एंड ओनली वन जो है आपकी एक प्राइवेट पब्लिक फर्म जो है कंपनी है, उसका नाम क्या है? ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में? 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर कहाँ है? उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने कहा इनका स्ट्रक्चर बताया मैंने आप लोगों को। स्ट्रक्चर में मैंने बात की इसके में क्या क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर, उसके अलावा MD कितने? 4। आपने मुझे बताना है चेयरमैन अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ मोहंती। किस कब हुए? 14 मार्च। बातें क्लियर है? उसके बाद आपने बताना है गवर्नमेंट के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम सुचिंद्र मिश्रा। सुचिंद्र मिश्रा, ठीक है। और उसके अलावा आपने बताना है मुझे 2 आपके MD अपॉइंट हुए लेटेस्ट, उनका नाम क्या है? और दूसरे का नाम M जगन्नाथ, ठीक है। देखो जिसने जग को जो है जीत लिया वही तो बनेंगे क्या आपके MD। MD का काम होता है सारा काम को मैनेज करना, तो जग से हो जाएंगे जगन्नाथ।
बातें क्लियर हो जाएगी, भूलना नहीं इन सब चीज़ों को। अब देखो LIC की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए LIC की टैगलाइन यानी कि LIC का स्लोगन क्या है। तो इनका जो टैगलाइन है वो है योगक्षेमम महामयम। ठीक है, कैसे याद रखना, देखो संस्कृत टैगलाइन है तो याद कर लेना क्या है, योगक्षेमम महामयम। ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो LIC के लोग हैं, लाइफ की बात है, लाइफ को एग्जिस्ट करना है तो योगा तो करना पड़ेगा। योगा करना पड़ रहा है किसको, शी यानी कि आपकी कोई मैम है उनको करना पड़ रहा है, तो मैं अब मेरे को ही कंसिडर कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, लाइफ की बात करें तो योगा तो करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, शी कौन है आपकी मैम, तो क्या हो जाएगा योगा शी मैम यानी कि योगा क्षेमम। ठीक है, और उसके आगे याद करना वहाँ गए थे यानी कि योगा करना कहाँ गए थे, वहाँ गए थे, और वहाँ पे क्या थे, हम भी थे प्रेजेंट, तो वहाँ मयम हो जाएंगे याद, भूलोगे तो नहीं। मैंने क्या कहा, लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योगा। तो आपने देखना है टैगलाइन में आगे वर्ड योगा किसके आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है वो आपने आंख बंद करके कर लेना है। तो योगा कौन करे, शी कौन है आपकी मैम, तो योगा क्षेमम वहाँ मयम हो जाएंगे याद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि LIC के जो है इस टाइम कितने कंप्यूटराइज जो है आपके ऑफिसेस है। तो आपको पता होना चाहिए LIC के जो है 2048 जो है कंप्यूटराइज्ड ऑफिसेस है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं LIC के कितने डिविजनल ऑफिसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 113 है। फिर पूछ सकते हैं कि जोनल ऑफिस कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए जोनल ऑफिस कितने हैं आपके, 8 हैं। बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपकी सैटेलाइट ऑफिसेस कितने हैं LIC के, तो आपको पता होने चाहिए कितने हैं आपके सैटेलाइट ऑफिसेस, 1381 है। बातें क्लियर हो गई। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, LIC अपने सैटेलाइट ऑफिस को किस नाम से बुलाता है, तो वो कहता है संपर्क ऑफिस। क्या कहते हैं, संपर्क ऑफिस। आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है, किसकी वजह से, सैटेलाइट की वजह से। इसका मतलब सैटेलाइट की वजह से क्या इजी हो गया, संपर्क करना, यानी कि ये अपने ऑफिस सैटेलाइट ऑफिस को क्या कहते हैं, संपर्क ऑफिस कहते हैं। पेपर में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। कितनी बातें मेरी क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए LIC की कितनी सब्सिडरीज है, यानी कि LIC के अंडर कितनी कंपनीज काम कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए LIC की टोटल सब्सिडरी है 6। कितनी है, 6। तो पहली है आपकी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्या है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दूसरी का नाम है LIC म्यूचुअल फंड, यानी कि LIC के पास म्यूचुअल फंड की पॉलिसी भी है। तीसरी चीज, LIC के पास अपना IDBI बैंक भी है। क्या है, अपना IDBI बैंक भी है। उसके अलावा LIC के पास अपनी इंटरनेशनल फर्म भी है, यानी कि LIC इंटरनेशनल लिमिटेड। LIC के पास अपने कार्ड्स भी है, यानी कि LIC कार्ड्स। अब अपनी लाइफ में सारे काम करने के बाद बंदे को क्या चाहिए, पेंशन। तो LIC के पास पेंशन फंड्स भी है, तो LIC पेंशन फंड लिमिटेड। तो ये 6 सब्सिडरी है किसकी, आपकी LIC की। पहली क्या है, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि रहने के लिए क्या चाहिए होता है, घर ना, तो LIC के पास वो पॉलिसी भी है। उसके बाद म्यूचुअल फंड भी है। उसके बाद हमने कहा क्या है, अपना बैंक भी है, यानी कि पैसा भी तो रखना है, तो IDBI बैंक भी है। कार्ड भी है, कार्ड भी तो यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल फैसिलिटी भी है, यानी कि LIC इंटरनेशनल लिमिटेड भी है। और उसके अलावा पेंशन का भी वो है, LIC पेंशन फंड लिमिटेड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है LIC का। किसी को कोई डाउट, इतना समझ आ गया, पक्का क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो दूसरी जो आपकी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है वो हो जाएगी GIC, जिसको आप किस नाम से जानते हो, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो लिखा होता है GICRE। क्या लिखा होता है? GICRE। और मैंने आपको कहा था जब 2002 में पार्लियामेंट ने बिल पास किया था ना, तो उन्होंने कहा था 4 सब्सिडरी को अलग करो, उसके अलावा GIC को बनाओ री इंश्योरर। री इंश्योरर का मतलब क्या होता है एक बार फिर से समझा रही हूँ। मैंने कहा था एक फर्म है जिसका नाम क्या है? अडानी। अडानी क्या है? बहुत बड़ी फर्म है। इसका मतलब इनके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी काम करती होगी। मान लो अडानी की एक कंपनी खोली इन्होंने। क्या खोली? अपनी कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मान लो 1 लाख करोड़ का है। कितने की है? 1 लाख करोड़ की। तो इन्होंने कंपनी खोली जिसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है। अब क्या करेंगे ये क्या करेंगे? इंश्योरेंस लेंगे। गए ये किसके पास? LIC के पास। इन्होंने कहा हमें इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि कल दिन किसी तरह का अगर डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है, इन्हें पैसा तो चाहिए, यानी कि रिस्क कवरेज चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? गए, इन्होंने मांगा इंश्योरेंस। LIC कह रही हूँ, सॉरी, LIC नहीं आएगी यहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस ही आएगी। मान लो ये चले गए किसके पास? आपके चले गए किसके पास? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, ये कैसी है? आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये चले गए इनके पास और इन्होंने कहा भाई हमें चाहिए क्या? आपका इंश्योरेंस। तो इन्होंने कहा अगर हम इनको इंश्योरेंस देते हैं, हम तो इतने बड़े भी नहीं हैं, कल दिन अगर इनको लॉस हो गया, इनका ये सारा तबाह हो गया, हमें तो पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो ये क्या करेंगे? ये जो आपके नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये जाएंगे किनके पास? आपके GIC के पास। कहेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ये पूरा केस लेके जाएंगे, ऐसा इन्होंने हमसे मांगा इंश्योरेंस, अब हम क्या करें? तो GIC क्या कहेगा? आप ऐसे करो, ऐसे सेटलमेंट करते हैं, आप दे दो इनको इंश्योरेंस, हम क्या करेंगे 50% आप दे देना, 50% मैं दे दूंगा। या फिर ऐसे कर लेंगे, अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है 60% हम दे देंगे, 40% आप दे देना। इसका मतलब एक तरह का सेटलमेंट करवा रहे हैं ये यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी, आप इंश्योरर हो, हम आपको भी इंश्योरर की तरह फंक्शन करें, यानी कि ये क्या हो गए? री इंश्योरर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे GIC जो है एज फंक्शन करेगा कैसे? आपके री इंश्योरर की तरह। कितनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? वो तो टाइप था लाइफ इंश्योरेंस का। कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सबसे पहली बात इसका पता होना चाहिए आपको, इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 22 नवंबर 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर है जी मुंबई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका टाइप क्या है, किस टाइप की है? तो आपको पता होना चाहिए री इंश्योरेंस कंपनी है। कैसी कंपनी है? री इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस नहीं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? री इंश्योरर, क्योंकि इनको री इंश्योरर का टाइटल मिला है। बातें समझ आ गई? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? इनके CMD का नाम क्या है और इनके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम। क्यों? कभी भी कोई सबसे बड़ी फर्म होती है उसके फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो GICRE है, इसकी जो है एक सब्सिडरी है जो कि फंक्शनल है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे फंक्शनल है? साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है आपका GICRE साउथ अफ्रीका लिमिटेड। कितनी बातें क्लियर है? ठीक है। तो GIC की एक सब्सिडरी है जो कहाँ पे फंक्शनल है? साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम क्या है? GICRE साउथ अफ्रीका लिमिटेड। भूलोगे तो नहीं? इतनी बातें क्लियर है? अब देखो CMD की बात करो। CMD है दिवेश श्रीवास्तव। कौन है आपके? दिवेश श्रीवास्तव। और जो यहाँ की जो है CFO है, उनका नाम है जयश्री रानाडे। क्या नाम है? जयश्री रानाडे। बातें क्लियर है? अब याद कैसे करना है? GIC में कह रही हूँ री इंश्योरर की तरह फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब पैसा बहुत है इनके पास, पैसा बहुत। अगर ये जो है इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेश ना। यानी कि नेशनल इंश्योरेंस के पास इतना पैसा नहीं है कि दूसरे को पैसा दे सके, तो ये क्या करे? इन्वेस्ट करे, अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। पर निवेश करने से पहले ये वास्तविकता, ओरिजिनलिटी भी तो देखेंगे। तो ये क्या देखेंगे? पहले ओरिजिनलिटी यानी कि वास्तविकता, यानी कि वास्तव, श्रीवास्तव। और क्या? निवेश, यानी कि पैसा निवेश करें, यानी कि दिवेश। याद हो जाएंगे? तो दिवेश श्रीवास्तव जो है आपकी क्या है? CMD है किसके? आपके GICRE के। वही अगर बात करो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर,
अब देखो ये क्या कर रहे हैं, आपका सीएमडी है, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल पैसे का रिकॉर्ड कौन रखती है? जयश्री। यानी कि जिसके पास पैसा उसी की तो जय जयकार होगी, जय जयकार होगी, और रन में सबसे आगे है ये। यानी कि सबसे आगे दौड़ में दौड़ रही है तो रन से हो जाएगा रनाडे, और जय से क्या हो जाएगा? जयश्री। याद हो जाएंगे, भूलोगे तो नहीं? चलो ठीक है, ये बताओ एलआईसी के चेयरमैन का नाम क्या है? सिद्धार्थ मोहंती। मोह के बिल्कुल एंटी है, ये चीज़ उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी। ठीक है, उसके अलावा आपने मुझे बताना है जनरल नॉमिनी डायरेक्टर, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर नाम क्या है उनका? सुचिंद्र मिश्रा है, भूलना नहीं है। आपने मुझे बताना है फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? एमआर कुमार थे। एलआईसी की एस्टैब्लिशमेंट 1956। हेडक्वार्टर कहाँ है? जीआईसी का कहाँ है? मुंबई। री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी? जीआईसी। इंडिया की इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी किस ईयर में बनी? 1972। देखो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, आपको हर तरीके से माइंडसेट पे बिठाना है। क्या बातें क्लियर होगी? और इसकी नेशनलाइजेशन का एक्ट भी 1972 में ही आया था, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, गिबना एक्ट जिसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, भूलना नहीं आप लोगों ने। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट फर्म डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर। हाँ जी, नहीं जीआईसी के अंडर नहीं। देखो हमने कहा जीआईसी के अंडर आती थी पहले, 2002 के बाद डीलिंग कर दिया। पहले इसकी फर्म थी बट अब ये इसकी फर्म नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, एक चीज़ हम ऊपर भूल गए हैं, उस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने जीआईसी का टैगलाइन तो किया नहीं। तो जीआईसी का जो है टैगलाइन क्या है आपका? इनका टैगलाइन है, ये क्या कहते हैं आप लोगों को? इमरजेंसी के टाइम में आपको पैसा देते हैं। इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपातकाल। तो ये क्या कहते हैं? जब भी हो आप किसमें? आपातकाल में, तो ये कहते हैं आपातकाले रक्षयामि। क्या कहा इन्होंने? आपातकाले रक्षयामि जो है आपका टैगलाइन है, क्योंकि हमने क्या कहा? री इंश्योरर की तरफ फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि कोई डूब रहा है उनको और पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या कह रहे हैं? इमरजेंसी के टाइम में हम रक्षा करेंगे, यानी कि आपातकाले रक्षयामि जो है इनका क्या है? टैगलाइन है। वहीं आप मुझे एलआईसी का टैगलाइन बताओ जरा। योगा क्षेमम वहामयम। बातें क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट जो फॉर्म हम बात करें वो क्या है आपका? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ। तो इस्टेब्लिशमेंट को मैं दो तरीके से करवा रही हूँ। एक कहूँगी मैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब एक्ट पास करके फाउंड कर लिया जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन हुआ कब इसका? 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2002 में। कब हुआ था? 20 दिसंबर 2000 मतलब 2 में हुआ। ठीक है, उसके बाद इसकी हुई नेक्स्ट क्या आपकी? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है फुली फंक्शनल होना। तो कमेंसमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 2003 में। क्या बातें क्लियर है? इनकॉर्पोरेशन यानी कि फाउंड कब किया गया? 2002 में। फुली फंक्शनल कब हुई? 2003 में होगी। याद कैसे करना है? 22 नवंबर को बनी जीआईसी 20 दिसंबर को बनी क्या आपकी? एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर कंपनी और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसका हेडक्वार्टर डिफरेंट है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में। अब देखो इसका जो टैगलाइन है वो थोड़ा इजी है। वो कैसे याद रखना है? एग्रीकल्चर मतलब कृषि ना, तो ये कहते हैं कृषक यत्न रक्षणम। तो ये क्या कह रहे हैं? कृषक यत्न
रक्षणम, ठीक है। ये सब मैंने नोट्स में लेकिन लिखा है, तो आपने टैगलाइन लिख लेना है, ठीक है। इसमें आई गेस मेंशन नहीं है, मैंने पोर्शन खाली रखा है, तो लिख लेना आपने कृषक यत्न रक्षणम जो है इनका क्या है, आपका टैगलाइन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किस टाइप की जो है आपकी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जनरल इंश्योरेंस है। कैसी है आपकी? जनरल इंश्योरेंस है। अब इसका कोई ना कोई ओनर होगा, यानी कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए कभी भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, सबसे ज़्यादा जो बजट रखा जाता है वो एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसका ओनर कौन है? आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, इसके CMD याद करना सबसे ईजी। कैसे? फाइनेंस के पास क्या? मनी ही मनी, मनी मनी है तो सुब्रमण्यम क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम। नाम क्या है? मिसेस गिरिजा सुब्रमण्यम। क्या बातें क्लियर हो गई? भूलोगे तो नहीं, इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो अगर हम बात करें कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इनके पास कितना है, तो वो है 1500 करोड़ रुपीस। कितना है? 1500 करोड़। इसका मतलब क्या है? इनके पास जो इन्होंने शेयर्स लगाए उनका वैल्यू कितना है, तो वो है 1500 करोड़ रुपए का। वहीं जो दूसरे हो जाएंगे वो हो जाएंगे पेड इन। तो पेड इन जो कैपिटल है इनके पास, शेयर कैपिटल, वो कितना है आपका? ₹200 करोड़। अब इसका मतलब क्या होता है? इनकी छोटी छोटी सब्सिडरीज होगी जिनसे इनको पैसा आ रहा है, जो इन्होंने शेयर के फॉर्म में लगाया। इसका मतलब वो सब्सिडरी भी तो इनको पैसा देती होगी, तो उन सब्सिडरी से जो पैसा आया उसे कहते हैं पेड इन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। क्या बातें क्लियर होगी? तो पेड इन शेयर कैपिटल 200 करोड़ है और ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है? 1500 करोड़ है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पेड इन शेयर कैपिटल, पेड इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? मान लो आपकी जो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसके जो है काफ़ी सारी सब्सिडरी यानी कि छोटी छोटी कंपनी होंगी। छोटी छोटी अगर कंपनी है उनको क्या, वो भी तो शेयर लगाती होगी। अगर वो इनकी सब्सिडरी है तो वो इनको पैसा देगी, तो वो जो पैसा दे रही है इनकी छोटी छोटी सब्सिडरी, उनको कहते हैं पेड इन शेयर कैपिटल, जो कि आपका 200 करोड़ है। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी भी बता लो आप लोग। इतना समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस में भी ये किस टाइप का इंश्योरेंस देते हैं आपको? क्रॉप इंश्योरेंस। कैसा इंश्योरेंस देते हैं? क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है। क्या बातें इतनी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो डिफरेंट फर्म्स का जो है यहाँ पे शेयर होगा। अगर आप बात करो कि इस एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में GIC का कितना % शेयर है, तो आपको पता होना चाहिए 35% है। कितना % है? 35%। वहीं अगर आप बात करो नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जी 30% शेयर है। कितना % है? 30% शेयर। उसके अलावा 4 सब्सिडरी पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। मैंने कहा था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कितना % शेयर है, तो पता होना चाहिए 8.75% शेयर है। सेम दूसरा हमने पढ़ा था न्यू इंडिया अश्योरेंस। मैम ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में कितना शेयर है? हाँ जी, अभी जो हमने ऑथराइज कैपिटल पढ़ा ना 1500 करोड़, उसमें जो है इनका जो है मेन इतना % है। ये चीज़ हम कह रहे हैं। क्या बातें सबको समझ आ गई? तो इनका भी कितना % है? 8.75% है। अब जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ओरिएंटल। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड का कितना % शेयर है? उसका भी 8.75% शेयर है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, उनका भी है 8.75% शेयर। अब देखो इन टोटल 8 4 32, 0.75 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, तो कितना आ गया? 3 आ गया, तो कितना हो गया? 35 70 और 30 कितना? 100%।
तो बातें क्लियर हो गई। तो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आपका GIC-RE का कितना परसेंट? 35, नाबार्ड का कितना? 30%, और बाकी जो छोटी छोटी सब्सिडरी सबका 8.75% है। किसी को कोई डाउट? आज के लिए सफिशिएंट है कि आगे कंटिन्यू करें? कर ले, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जो है ECGC है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए ये किस टाइप का है, किस टाइप का इंश्योरेंस आ जाएगा आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरल इंश्योरेंस है। पर ये जनरल इंश्योरेंस भी पर्टिकुलर किस टाइप का, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये होगा किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए ओनली। बातें क्लियर है? अगर बात एक्सपोर्ट की कर रहे हैं तो इसकी ओनर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगी। एक्सपोर्ट चीज़ें जो है आपकी कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। बातें क्लियर होगी? तो इसकी ओनर कौन होगी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कितनी बातें यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। इसका टैगलाइन सबसे इजी है याद करने को, और मेरी एश्योरिटी है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनका टैगलाइन क्या है? यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क। क्या ECGC, जब आपको पता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी आपका जो है कॉरपोरेशन है, क्या वो इस तरह का टैगलाइन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इन्होंने क्या बोला कि यू शुड फोकस ऑन योर एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क। ये सिंपल सा इनका टैगलाइन है। इस्टेब्लिशमेंट इनकी हुई है 1957 में। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई। देखो मुंबई में अभी तक हमने 3 पढ़ लिए, LIC, GIC और कौन सा आपका पढ़ा? ECGC। उसके अलावा एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। बातें सबको क्लियर है? अब देखो आपने मुझे बताना है, हमने जो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किया ये किस टाइप का आपका, कौन से टाइप में? जनरल इंश्योरेंस, पर्टिकुलर कौन सा? और ये कौन सा है आपका? मिनिस्ट्री कौन थी उसकी ओनर? और इसकी कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। अब यहाँ के जो है आपके CMD आपको याद होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बात करें CMD की, तो CMD कौन है आपके? देखो याद कैसे करोगे? संत आदमी है। कैसे आदमी है आपके? संत आदमी है। तो क्या कहोगे? संत। अब जो संत आदमी होते हैं अपने पीछे नाथ नाथ वर्ड लिखते हैं, तो याद रखना संतिल नाथन जो है आपके क्या है? आपके CMD है किसकी? आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट ECGC की शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ठीक है। क्या नाम है? M संथिल नाथन। यानी कि संत आदमी एक्सपोर्ट को जो है आपका बिजनेस को जो है प्रमोट करते जा रहे हैं। बातें क्लियर होगी? और संत अपने पीछे क्या लिखते हैं? नाथ, यानी कि संतिल नाथन। बातें क्लियर होगी? फाउंडेशन 1957, हेडक्वार्टर मुंबई, CMD इसके संतिल नाथन है। टैगलाइन क्या है? यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। और टाइप कैसा है? जनरल इंश्योरेंस है। क्या बातें सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इसके बाद जो छोटी छोटी सब्सिडरी है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, उसके बाद क्या आ जाएगा? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद आ जाएगा ओरिएंटल, और उसके बाद लास्ट आ जाएगी आपकी कौन सी? यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड। तो ये जो है 4 जो आपके पास है, लास्ट बची हुई जो है आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है टोटल। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कौन सी है? तो वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या कहा मैंने? सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया कौन सी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बातें क्लियर होगी? बाकी सबके जितने भी CMD है वो लेटेस्ट अपॉइंटेड नहीं है, जिनके भी थे वो मैंने करवा दिए, बट फिर भी उनका हाईलाइट्स मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। अब जो हम कर रहे हैं वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है आपकी 1906 में। कब हुई है? आपकी 1906 में। और इसका टाइप क्या रहेगा? वही सेम जनरल इंश्योरेंस के अंडर है, क्योंकि समहाउ पहले ये कहीं ना कहीं सब्सिडरी थी किसकी? आपकी
जीआईसी की। तो दिखती बात है किसका टाइप होगा, जनरल इंश्योरेंस का होगा। क्या बात इतनी क्लियर है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता। अब याद कैसे करोगे, हिस्ट्री के साथ लिंक करना। आपको पता होगा 1906 का जो सेशन था आईएनसी का, वो हुआ था कोलकाता में। और उसी टाइम बात उठी सी स्वराज की, यानी कि हमें अपना जो है राइट चाहिए इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है, तो ये चीज़ कहाँ पे हुआ, 1906 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कहाँ हुआ आपका, 1906 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। टाइप क्या है, जनरल इंश्योरेंस। टैगलाइन याद करना भी बहुत इजी है, वो क्या है, ट्रस्टेड सिंस 1906। यानी कि बोल रहे हैं कि आपने हम पे भरोसा किया है, कब से, आपके 1906 से। तो सिंपल सा टैगलाइन है। तो ये भी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, पूछी वो चीज़ें जाती है जो सबसे टफ होती है, जैसे कि LIC का, जैसे कि GIC का। याद करना मुश्किल हुआ। एग्रीकल्चर का क्या है, कृषि का यत्न, आपका क्या था, रक्षण, कभी नहीं पूछेंगे। एक्सपोर्ट की बात करो तो एक्सपोर्ट में क्या कहा, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर रिस्क, क्या पूछेंगे, नहीं। तो याद रखना है LIC का, दूसरा GIC। और LIC का आप जितनी चीज़ें डिटेल कर सकते हो उतना डिटेल करना है, क्योंकि पेपर LIC का है। क्या इतनी बातें सबको समझ आ गई, और कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको याद क्या करना है इसके बारे में, CMD। अब जो इनके CMD है किसके, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। तो इनके CMD का नाम है सुचिता गुप्ता। क्या नाम है, सुचिता गुप्ता। अब देखो याद कैसे करोगे, नेशनैलिटी की बात हो रही है, यानी कि पूरे देश की बात हो रही है। नेशनल मतलब देश ना, अगर देश की बात होती है तो सच्चाई होना दिल से बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई से याद रखोगे सुचिता। तो सुचिता गुप्ता जो है CMD है किसकी, आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। बातें क्लियर है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किन किन एरिया में जो है ये सर्व करते हैं। तो ये सर्व करते हैं इंडिया और नेपाल में। तो ये फंक्शनल है इंडिया में भी और कहाँ पे, आपके नेपाल। एक चीज़ हमने पढ़ा था, GIC RE की एक सब्सिडरी है, किस कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। और ये आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कहाँ कहाँ सर्व करी है, नेपाल और इंडिया में। बातें क्लियर होगी, ठीक है। इनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ये आपके व्हीकल से रिगार्डिंग देंगे, हेल्थ के रिगार्डिंग देंगे, आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देंगे। तो ये इस तरह की इंश्योरेंस जो है पॉलिसीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपकी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से एक एक बात सुनना आप लोगों ने, ठीक है। अगर आप बात करो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो हुई 1919 में। अब इसको याद कैसे करोगे, मैंने कहा नेशनैलिटी की बात हो रही थी, तो पहली बार स्वराज 1906 में कहा था और कोलकाता में ही सेशन हुआ था, इजी हो गया। तो उन्होंने कहा 1906 में बना, तो ट्रस्टेड सिंस 1906 उनका टैगलाइन हो गया। उसके बाद CMD कैसे याद करना है, नेशनैलिटी की बात है तो सच्चाई से शुरू होती है, तो सुचिता गुप्ता हो जाएंगे। अब यहाँ बात हो रही है नए इंडिया की। न्यू इंडिया की जो बात उठी थी वो 1919 में उठी थी, क्योंकि अंधा कानून आया था, रॉलेट एक्ट आया था। तो इसका मतलब न्यू इंडिया की बिगिनिंग कब, 1919 से हुई। तो इसका मतलब इसका जो टाइप है वो पहले आपको पता होना चाहिए, वो क्या है आपका, जनरल इंश्योरेंस। देखो जब भी बात आ जाए कि इंडिया को नए तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, तो कहीं ना कहीं आप उसको सबसे लार्जेस्ट वो बनाओगे। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी, आपकी नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। बातें समझ आ गई। अब इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई में है। जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स है सारी कहाँ है, मुंबई में है। ECGC का कहाँ था, ECGC का भी मुंबई में था, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट की बात उठ रही है। मैंने कहा बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ पे, मुंबई में। ECGC भी मुंबई, LIC भी, GIC भी, और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड आपकी जनरल इंश्योरेंस वो भी कहाँ पे है, मुंबई में है। बची कौन सी आपके पास, नेशनल हमने कहा कोलकाता में, एग्रीकल्चर हमने कहा न्यू दिल्ली में है। 2 न्यू दिल्ली में, 1 कोलकाता में है, वो आगे करेंगे हम। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, इनके CMD। अब इनके CMD जो है वो है नीरजा कपूर। कौन है, नीरजा कपूर। अब देखो नीरजा कपूर को याद कैसे करोगे, न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ। अब याद कैसे करना है, जिन्होंने क्या है
नींद को भी क्या है भगा दिया, यानी कि जाग जाग के जो है नई इंडिया की फॉर्मेशन की, यानी कि नींद को भी क्या कर दिया भगा दिया, यानी कि नींद से भी जाग जाग के क्या किया है न्यू इंडिया की फॉर्मेशन की। तो नींद को जा जा के मतलब जाग कर क्या होगा निर्जा कपूर हो जाएंगी। बातें क्लियर है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये पता होने चाहिए कि इनके फाउंडर कौन है। देखो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ देखो अंबानी और अडानीज़ की बात करें तो ये लेटेस्ट जो है आपकी नई नई फर्म्स है, बहुत पुरानी नहीं है। सबसे पुराने टाटा और बिरला है। अगर ये सबसे बड़ी नेशनलाइज जो है आपकी क्या है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो समहाउ इसके फाउंडर भी बड़े आदमी होंगे, और इनके फाउंडर कौन है टाटा है। कौन है टाटा। तो टाटा सबसे अर्लीस्ट है, ये आपको पता भी होगा, और इसके फाउंडर भी कौन है आपके टाटा है। उनका नाम क्या है दोराबजी टाटा, ठीक है। तो दोराबजी टाटा ने जो है फाउंड करी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या इतनी बातें क्लियर है, किसी को यहाँ तक डाउट? अब इसका ओनर भी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चर की कौन सी थी ओनर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और न्यू इंडिया की भी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी चीज़ की कौन थी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट की बात हो रही थी। बातें क्लियर है। अब इसके बाद है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जो है इस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुई। इसको याद कैसे करना है? पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने कहा अगर पहली ओरिएंटल बन सकती है तो आज़ादी के बाद क्यों ना हम भी पहली क्या बना दे ओरिएंटल बना दे। तो इस तरीके से याद करना है कि जो ओरिएंटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसकी फाउंडेशन 1947 को हुई है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका मतलब हेड कहाँ हमने दिल्ली बना दिया था, मुंबई से तो शिफ्ट हो गए थे, तो इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। अब देखो दो के हमने न्यू दिल्ली किए हैं, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। बातें क्लियर होगी। अब देखो टैगलाइन, टैगलाइन भी बड़ी अच्छी है। इन्होंने कहा आज़ादी की बात करें तो पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी में अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है, और उन्होंने क्या कहा हम सब चीज़ों की क्या करते हैं रक्षा करते हैं। तो इनका टैगलाइन है पृथ्वी अग्नि आकाश सभी सुरक्षा हमारे पास। क्लियर होगी, ठीक है। तो इस तरह के आ भी सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है किसके हैं ओरिएंटल के हैं। उसके बाद इनके सीएमडी। अब ये सीएमडी कैसे याद रखोगे ओरिएंटल के? तो सीएमडी याद रखने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप इजी वे में रख सकते हो, नाम है श्री अंजन देव। देखो अंजन देव को याद कैसे रख सकते हो आप लोग? अब देखो ओरिएंटल तो जो है उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, उन्होंने कहा पृथ्वी अग्नि जल वायु सब कुछ हमारे पास है, सबकी सुरक्षा हम करेंगे। तो अब देखो कैसे वो बंदे तो अनजान है इन सब चीज़ों से, अनजान है तो वो क्या बन गए सीएमडी बन गए, पर वो फिर भी कैसे अनजान है सब चीज़ों से। तो सीएमडी कौन है आपके? अंजन देव है। किसकी? आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। कितनी बातें क्लियर है? इसकी ओनर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, न्यू इंडिया के भी, ओरिएंटल के भी, और एग्रीकल्चर के भी। तीनों के कौन है आपके? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। बातें क्लियर? अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है कि OICL की ब्रांचेस और किस किस कंट्री में है। तो आपको पता होना चाहिए नेपाल में है, नेपाल के अलावा कुवैत में है, और कुवैत के अलावा कहाँ पे है? दुबई में है। तो इंडिया के जो है तीन जो है आपकी OICL की ब्रांचेस कहाँ कहाँ फंक्शन कर रही है आपकी? नेपाल, कुवैत और दुबई में। बातें क्लियर? उसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वो कौन कौन से एरिया को सर्व कर रहे थे? नेपाल और इंडिया को। और यहाँ हमने पढ़ा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है नेपाल, कुवैत और दुबई को सर्व करे, यानी कि वहाँ पे जो है इनकी ब्रांचेस है। क्या बातें क्लियर है? अब लास्ट हमारे पास रहा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी फाउंडेशन जो है कब की गई? जब आपका इंश्योरेंस एक्ट आया, यानी कि इंडिया को यूनाइट करने की बात की गई। यूनाइट करने की बात तभी कही होगी जब इंश्योरेंस एक्ट आया होगा। तो वो कब आया? 1938 में आया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर सबसे अलग है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई। देखो यूनाइट करने की बात की तो सबसे अलग करी कहाँ पे? चेन्नई में। अब देखो इसका टैगलाइन है रेस्ट अश्योर्ड विद अस। इन्होंने कहा कि जितने भी बचे हैं सारे के सारे हमारे साथ अश्योर हो जाओ। बातें क्लियर होगी? तो क्या है? रेस्ट अश्योर्ड विद अस। और उसके अलावा सीएमडी पता होने चाहिए। सीएमडी का नाम है सत्यजीत त्रिपाठी। इन्होंने क्या कहा? रेस्ट जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ अश्योर, हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सत्य के को जीतने वाले सिर्फ हम ही हैं।
बातें क्लियर हो गया। तो सत्यजीत त्रिपाठी किसके सीएमडी है आपके? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हैं, भूलोगे तो नहीं। तो ये हमने मेजर कर लिए हैं। हाँ जी, हाँ वो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। ट्रस्टेड सिंस 1906, ठीक है, क्योंकि हमने कहा 1906 में इसकी फाउंडेशन हुई है, तो समहाउ आपको इस तरीके से याद भी रखना है। हाँ जी, क्या बोले? एनआईसी की, इसके कोई मिनिस्ट्री नहीं, ये अलग से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की डेडलाइन।